जय हिंद। आज से हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है। इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके जेनेटिक्स का, और टॉपिक का नाम है लिंकेज। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना है। इसको हिंदी में सहलग्नता कहते हैं। लिंकेज अंग्रेजी में इसका नाम है, और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहलग्नता कहते हैं। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन का नियम, और उसमें बताया गया था कि जब जहाँ पर बहुसंकर या द्विसंकर कोषों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर उपस्थित जो जीन या एलील होते हैं या जो युग्म विकल्पी लक्षण होते हैं उनका क्या होता है? स्वतंत्र रूप से अपयूहन होता है, अर्थात वो एक दूसरे से अलग होकर के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। लेकिन इस लिंकेज में क्या बोला गया कि लिंकेज में क्या होते हैं कि ऐसे जीन या एलील होते हैं जो समजात गुणसूत्र पर मौजूद हैं, और वो समजात गुणसूत्र पर मौजूद जो जीन या एलील होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, और जिस अवस्था में वो मौजूद होते हैं उसी अवस्था में वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ऐसे जीन जो साथ साथ रहते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं युग्मक बनते समय भी, या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हुए समय भी। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक जीन कहते हैं। ऐसे जीन जो साथ साथ रहते हैं, जो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, उनको हम लोग लिंक जीन बोलेंगे। और जब वो साथ साथ हैं तो साथ साथ ही क्या होंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहेंगे। तो इनको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की जो क्रिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। तो ये लिंकेज जो है वो अपवाद है। क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका अपवाद है? तो लिंकेज जो है वो मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के जो नियम है उसका अपवाद होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिंकेज समझने का कोशिश करते हैं। लिखेंगे एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए एक अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए क्या होते हैं? उसी अवस्था में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। बिना अलग हुए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उसे लिंक जीन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? लिंक जीन कहते हैं। कह रहा है कि ऐसे जीन अथवा एलील जो क्या है एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं और जो अर्धसूत्री विभाजन अर्थात युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और साथ साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। ऐसे जीन को हम लोग क्या कहेंगे? लिंक जीन कहेंगे। इसी में लिखेंगे पहला चेंज करके तथा जीन को लिखेंगे। जीन को पीढ़ी दर पीढ़ी इस अवस्था में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की क्रिया लिंकेज कहलाती है। लिंकेज कहलाती है। अब पता है कि लिंकेज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है बेटसन और दूसरा थे जिनका नाम है पुन्नेट। बेटसन और पुन्नेट ने सबसे पहले लिंकेज के बारे में बताया था, लेकिन इसके बारे में इसके ऊपर प्रयोग किया था और लोगों के सामने इसको समझाने का जो काम किया था वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। इसमें लिखेंगे
लिंकेज के बारे में सर्वप्रथम बेट्सन एवं पुन्नेट ने बताया था। लिंकेज के बारे में सर्वप्रथम जो बताने का काम किया था वो किसने किया था? बेट्सन एवं बताया था। इसी में लिखा, परंतु इसका खोज एवं अध्ययन T.H. मॉर्गन ने किया था। T.H. मॉर्गन ने किया था। यहीं पर एक नोट नीचे लिखेंगे, नोट लिंकेज मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के नियम का अपवाद है। मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के नियम का अपवाद है। अब इसमें देखते हैं बेट्सन एवं पुन्नेट का प्रयोग। हेडिंग डालेंगे, बेट्सन एवं पुन्नेट का प्रयोग। बेट्सन एवं पुन्नेट जो थे वो अपने प्रयोग के लिए स्वीट पी प्लांट, मीठे मटर के पौधा का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था? गार्डन पी प्लांट का, ठीक है। जबकि इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था? स्वीट पी प्लांट, जो मीठे मटर का पौधा है उसका प्रयोग किया था। और उसके अध्ययन के आधार पर इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे, युग्मन और पिकर्सन का। तो उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इसमें लिखेंगे, बेट्सन एवं पुन्नेट ने अपना प्रयोग मीठे मटर के पौधा स्वीट पी प्लांट पर किया था तथा अपने अध्ययन के आधार पर युग्मन को कपलिंग बोलते हैं, कपलिंग एवं विकर्षण रिपल्सन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? युग्मन एवं विकर्षण का, कपलिंग एवं रिपल्सन थ्योरी जो होता है उसका सिद्धांत दिया था। इनका प्रयोग जो हुआ था वो मीठे मटर के पौधा, इसको हम लोग स्वीट प्लांट कहते हैं, स्वीट पी प्लांट, उसके ऊपर किया था। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए दो लक्षण लिए थे। एक लक्षण था इनका, वो था फूल का रंग, और फूल के रंग में जो नीला कलर था वो प्रभावी था, नीला कलर जो था वो प्रभावी था। और इसके लिए कैपिटल बी जीन प्रारूप, और जो लाल कलर था वो था अप्रभावी, इसके लिए स्मॉल बी जीन प्रारूप। इसमें सामने लिख लेंगे प्रभावी, और ये कैसा लक्षण था? अप्रभावी। और दूसरा जो लक्षण उन्होंने लिया था वो लिया था परागकण की आकृति, और इन्होंने परागकण की दो आकृति, इसमें से एक परागकण जो था वो लंबा था, तो लंबा के लिए इन्होंने जिन कैपिटल एल, और जो गोल परागकण था उसके लिए स्मॉल एल। ये लंबा जो है वो प्रभावी लक्षण है, और गोल जो था यहाँ पर वो कैसा था? अप्रभावी था।
तो ये दोनों लक्षणों के आधार पर उन्होंने क्या किया था, लिंकेज को समझाया था, युग्मन और विकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो हम भी उसको समझाने का कोशिश करेंगे। पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी में नीचे लिखना है पहले सीस अरेंजमेंट। ये एलील का अरेंजमेंट है। जैसे एक प्रकार से ये मानते गुणसूत्र है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से दोनों प्रभावी एलील कैपिटल बी और कैपिटल एल एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि सीस अरेंजमेंट है, ठीक है। और इस प्रकार से इसके ऊपर स्मॉल बी और स्मॉल एल है। तो ये इस प्रकार का अरेंजमेंट जब दोनों के दोनों प्रभावी एलील या दोनों के दोनों अप्रभावी एलील जो हैं वो एक ही गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीस अरेंजमेंट कहेंगे। और जब इस प्रकार से प्रभावी एलील, ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, कैपिटल बी और इधर स्मॉल एल और इधर स्मॉल बी और इधर कैपिटल एल। अब देखिए दोनों में अंतर, इसको हम लोग सीस अरेंजमेंट कहेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट। इसमें क्या है कि दोनों के दोनों जो प्रभावी एलील जो है वो एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं और इसमें दोनों के दोनों प्रभावी एलील जो है वो अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद है। तो जब दोनों के प्रभावी एलील जो होते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं तो ऐसे जीनों के अरेंजमेंट को हम लोग सीस अरेंजमेंट कहेंगे। और जब दोनों के दोनों प्रभावी एलील जो है वो अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं तो उसको ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट बोलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सीस अरेंजमेंट के आधार पर क्रॉस कराया था। इसमें लिखेंगे सीस अरेंजमेंट क्या होता है, जब दोनों प्रभावी एलील एक ही गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं तो उसे सीस अरेंजमेंट कहा जाता है। तो उसे सीस अरेंजमेंट कहा जाता है। अब सीस अरेंजमेंट के आधार पर इन्होंने क्या कराया था, क्रॉस कराया था। तो एक तरफ जीन प्रारूप जो लिया था वो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल और इसका क्रॉस कराया था उन्होंने स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल से। अब ये कैपिटल बी कैपिटल एल है तो कैपिटल बी किसको नियंत्रित कर रहा था, नीला को। फूल का रंग कैसा था, नीला। और ये कैपिटल एल किसको बता रहा था, लंबाई को। तो नीला और लंबा और इधर जो आएगा वो लाल और गोल, इसका क्रॉस कराया। जब इन्होंने क्रॉस कराया था तो इधर से कैपिटल बी आएगा, इधर से स्मॉल बी, इधर से कैपिटल एल और इधर से स्मॉल एल। ये आया दो जन को क्रॉस उत्पन्न होने वाले पहले पीढ़ी को क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। अब इस F1 पीढ़ी में अगर देखें तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा होगा, ये था नीला और लंबा, नीला और लंबा, ठीक है। अब इसका क्या कराया उन्होंने, टेस्ट क्रॉस कराया। क्या कराया, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में बताए थे कि जब F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले संतति का क्रॉस किससे कराया जाता है, अप्रभावी लक्षण वाले जीवों से कराया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया। तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए हम लोग कौन सा जनक का जीन प्रारूप लिखेंगे, अप्रभावी लक्षण वाले जनक का जीन प्रारूप स्मॉल बी स्मॉल एल। यहाँ पर लिख सकते हैं टेस्ट क्रॉस। अब जब टेस्ट क्रॉस कराया जाएगा तो इधर देखिए विषम युग्मजीय अवस्था में, अगर ये विषम युग्मजीय अवस्था में है तो इधर 4 प्रकार के क्या होंगे, युग्मक बनेंगे। इसको युग्मक बनाने की क्रिया हम आपको बताए थे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। सबसे पहले एन का वैल्यू निकालते हैं तो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, 2। और जब 2 के पावर 2 करेंगे तो 4। इसको फोर्क लाइन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, युग्मक बनाएंगे, कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल। पहला जो युग्मक बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल, सेकेंड जो युग्मक बनेगा वो कैपिटल बी स्मॉल एल, थर्ड युग्मक जो बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एल और फोर्थ जो युग्मक बनेगा वो स्मॉल बी स्मॉल एल बनेगा। यहाँ पर पहले युग्मक लिख लेते हैं, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल का क्रॉस किधर से समयुग्मजीय अवस्था में है तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे स्मॉल बी और स्मॉल एल। अब इनसे क्रॉस कराया जाएगा
तो पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल बनेगा। थर्ड जो नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल बी स्मॉल एल बनेगा। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल बी स्मॉल एल। तो यहाँ पर अनुपात जो आ चाहिए एक्सपेक्टेड। मेंडल जब टेस्ट क्रॉस कराए थे तो वहाँ पर जो लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप का अनुपात आया था वो 1:1 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड वही था उनका, यहाँ पर भी जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 1:1, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था, और यहाँ पर जो अनुपात आया था उनका वो कितना आया था, ऑब्जर्व रेशियो में लिखेंगे ऑब्जर्व अनुपात, वो उनका जो अनुपात आया था वो आया था 7:1:7। ठीक है, आना कितना चाहिए था मेंडल के अनुसार 1:1:1, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का जो लक्षण प्रारूप का अनुपात था वो कितना था, यही था 1:1 था, लेकिन आया कितना 7:1:1:7। तो इसका कारण क्या है, उन्होंने इस कारण का पता लगाया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको क्या बोला गया, युग्मन का सिद्धांत बोला गया। इसका आप लक्षण प्रारूप भी लिख सकते हैं, युग्मन का सिद्धांत उसके बाद पढ़ेंगे। इससे कैपिटल बी कैपिटल यहाँ पर है तो ये कैसा हो जाएगा, नीला और लंबा हो जाएगा। ये कैपिटल बी स्मॉल बी है तो ये नीला होगा, और स्मॉल एल है ये कैसा है, गोल, तो इसको नीला और गोल कहेंगे। ये स्मॉल बी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाल, और कैपिटल एल स्मॉल तो लाल और लंबा हो जाएगा। और ये जो स्मॉल बी है लाल, और ये स्मॉल एल स्मॉल है तो गोल। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये इसका लक्षण प्रारूप भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसको आप पहले क्या करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। जब 7:1:7 रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के आधार पर उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसको बोला जाता है युग्मन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में क्या बोला गया कि जब दोनों प्रभावी एलील एक ही जनक से आते हैं तो वे अगले पीढ़ी में भी साथ साथ रहते हैं। उन्होंने सीधा सा कहा कि जब दोनों प्रभावी एलील जो हैं वो एक ही जनक से आएंगे तो वो अगले पीढ़ी में भी क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं। इसलिए इसमें लिखेंगे, इसलिए जनकीय जीन संयोजन अजनकीय जीन संयोजन से अधिक होता है। इसको नोट करके भी लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं। तो युग्मन का सिद्धांत क्या होता है, कहा कि जब दो प्रभावी एलील जैसे कैपिटल बी और कैपिटल एल हम लोग एक तरफ रखे थे एक जनक में, तो वो दोनों के दोनों जो प्रभावी एलील थे वो एक ही जनक में मौजूद थे। और अगर इस प्रकार का मौजूद होगा जीन एलील दोनों के दोनों एक ही जनक में मौजूद होंगे तो वो क्या होंगे, साथ साथ ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और जब वो साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जनकीय जीन संयोजन। जनकीय जीन संयोजन का मतलब है कि जो माता पिता के समान लक्षण प्रारूप वाले संतति हैं उनकी संख्या माता पिता से भिन्न लक्षण प्रारूप वाले संततियों से क्या होगी, हमेशा अधिक होगी। ठीक है ना, 7:1:7। इसमें 7 जो आया है वो जनकीय जीन संयोजन का है, जबकि 1 जो है वो किसका है, अजनकीय। अर्थात इसमें यही बोला गया कि जो जनक के समान दिखने वाले संततियों की संख्या होगी वो जनक से भिन्न दिखने वाले संततियों की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। इसके बाद दूसरा क्रॉस देखते हैं हम लोग, पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। केस 2
केस 2 इसको बोलेंगे ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट में क्या हुआ कि अब दोनों के दोनों जो प्रभावी एलील हैं वो अलग अलग जनक में अलग अलग गुणसूत्रों पर क्या है मौजूद है। उस समय क्या था, कैपिटल बी कैपिटल एल और कैपिटल एल एक ही जनक में थे। अब ऐसा नहीं होगा, कैपिटल बी एक जनक में होगा और कैपिटल एल दूसरे जनक में होगा। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस अरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें लिख सकते हैं जब दोनों प्रभावी एलील अलग अलग जनकों में मौजूद होते हैं तो उसे ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। अब उन्होंने वही लक्षण प्रारूप लिया था, लेकिन जीन प्रारूप क्या था, वो ट्रांस अरेंजमेंट वाला था। तो कैपिटल बी स्मॉल एल का क्रॉस कराया उन्होंने। स्मॉल बी कैपिटल एल से। ये स्मॉल बी कैपिटल बी है तो ये नीला होगा, और स्मॉल एल है, इसका मतलब ये क्या होगा, गोल परागकण। स्मॉल बी है तो ये लाल होगा, और कैपिटल एल है तो ये लंबा होगा। अब इसका क्रॉस कराया, इधर से आएगा कौन, कैपिटल बी, इधर से स्मॉल बी, इधर से कैपिटल एल, तो इधर से स्मॉल एल। जो F1 पीढ़ी आया ये कैसा आएगा, नीला और लंबा। अब इसका क्या कराया उन्होंने, टेस्ट क्रॉस कराया। अब टेस्ट क्रॉस कराने के लिए हम लोग अप्रभावी लक्षण वाले जनकों को लेते हैं। तो स्मॉल बी कैपिटल एल, इसका क्रॉस कराया, स्मॉल एल लेंगे हम लोग क्रॉस कराने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। तो इसका टेस्ट क्रॉस कराइए, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। ये दो जनकों से उत्पन्न होने वाले पहले पीढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। अब इस F1 पीढ़ी का क्या कराना है, टेस्ट क्रॉस कराना है। अब टेस्ट क्रॉस कराने के लिए हम लोग F1 पीढ़ी का जो क्रॉस कराते हैं, कैपिटल बी कैपिटल एल का जो क्रॉस कराएंगे वो अप्रभावी जीन प्रारूप से कराएंगे। कहने का मतलब है स्मॉल एल से इसका क्रॉस करें। तो सबसे पहले इसका युग्मक अभी बताया कि 4 प्रकार का बनता है, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल। इसका क्रॉस कराना है स्मॉल एल से। यहाँ पर जब क्रॉस कराएंगे इस प्रकार से, तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो बनेगा तो कैपिटल बी स्मॉल एल। थर्ड कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। फोर्थ कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो स्मॉल एल। यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो था प्रश्न प्रारूप इसका लिख सकते हैं, ये जो होगा वो नीला और कैसा होगा, लंबा होगा। ये जो होगा ये भी नीला और गोल होगा। ये जो है ये लाल और लंबा होगा। ये जो है वो लाल और गोल होगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो था वही था कि 1:1 और 1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो आया ऑब्जर्व जो था वो 1:7:1। अब देखिए उस समय आया था जो 7:1:1 आया, 7 आया था। इस समय क्या आ रहा है, 1:7:7:1। तो यहाँ पर अब जो है वो अजनकीय जीन प्रारूप जो है वो जनकीय जीन प्रारूप से ज़्यादा है। वहाँ पर क्या था, जो जनक के समान दिखाई देने वाले संति थी उनकी संख्या अधिक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जनकों से भिन्न लक्षण प्रारूप वाले संति हैं उनकी संख्या क्या है, अधिक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को बोला विकर्षण का सिद्धांत। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद विकर्षण के सिद्धांत पढ़ते हैं। विकर्षण का सिद्धांत
विकर्षण का सिद्धांत क्या है? रिपल्सन, रिपल्सन थ्योरी। अब इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला कि जब दोनों प्रभावी एलील जो हैं वो अलग अलग जनकों से आते हैं तो वो अगले पीढ़ी में भी क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और इस कारण से जो अजनकीय जीन संयोजन है वो जनकीय जीन संयोजन से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें लिखेंगे जब दोनों प्रभावी एलील अलग अलग जनकों से आते हैं तो वे अगले पीढ़ी में भी अलग अलग स्थानांतरित होते हैं, अलग अलग स्थानांतरित होते हैं। इस कारण इसलिए अजनकीय जीन संयोजन जनकीय जीन संयोजन से अधिक होता है। अजनकीय जीन संयोजन जनकीय जीन संयोजन से क्या होता है, अधिक होता है। सीधा अजनकीय का मतलब है जो माता पिता से भिन्न लक्षण प्रारूप वाले संतति होंगे उनका संख्या माता पिता के समान दिखाई देने वाले संततियों की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सहलग्नता समूह। डालेंगे सहलग्नता समूह और इसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज ग्रुप या लिंकेज वर्ग। लिंकेज ग्रुप, ये लिंकेज ग्रुप क्या होता है, ये क्या होता है तो समजात गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीनों को लिंकेज वर्ग कहा जाता है या सहलग्नता समूह कहा जाता है। समूह कहा जाता है। इसी में लिखेंगे सहलग्नता समूह को अगुणित गुणसूत्र संख्या ब्रैकेट में n द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि मनुष्य में सहलग्नता समूह की संख्या कितनी है, इसमें लिखेंगे हम लोग सहलग्नता समूह और इसको निकालने का फॉर्मूला मनुष्य में अगर हम लोग देखें तो मनुष्य में 2n कितना होता है, 2n होता है 46 और हम लोग सहलग्नता समूह को किससे निरूपित करते हैं, n से। तो सहलग्नता समूह n होगा और n हो जाएगा 46/2। कहने का मतलब मनुष्य जो होता है उसमें सहलग्नता समूह कितना होता है, 23। ये सिंपल सा है। किसी भी जीव में अगर आपको सहलग्नता समूह निकालना है तो उसके अंदर जितना भी क्रोमोसोम है, ठीक है, उसको क्या कर लीजिए, आधा कर लीजिए और वही उसका क्या कहलाएगा, सहलग्नता समूह कहलाएगा। सहलग्नता समूह का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेगा कि किसी जीव में 14 क्रोमोसोम है, उसके द्विगुणित कोशिका में कितने क्रोमोसोम है, 14 क्रोमोसोम है, तो उसमें सहलग्नता समूह कितना होता है। अगर क्रोमोसोम का संख्या 14 है तो उसके अंदर सहलग्नता समूह का संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। जिसको आप नोट करिए, इसके बाद कुछ और लिखवाते हैं। अब ये जो है वो कुछ जीवों का नाम है और उसमें पाए जाने वाले लिंकेज ग्रुप। सबसे पहले अगर देखें तो इसमें मटर है। मटर का जो उस पर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो टोटल 14 होता है। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर 14 है तो उसके अंदर जो लिंकेज वर्ग है, लिंकेज वर्ग को हमेशा क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिंकेज वर्ग जो होगा वो 7 होगा। ठीक उसी प्रकार से न्यूरोस्पोरा है और ये जो न्यूरोस्पोरा होता है इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं।
क्योंकि इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो न्यूरोस्पोरा है इसके अंदर भी क्रोमोसोम जो है वो 14 है और इसीलिए इसका लिंकेज वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ड्रोसोफिला कल हम आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ड्रोसोफिला जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम 8 होता है और उस ड्रोसोफिला के अंदर जब लिंकेज वर्ग कितना हो जाएगा, 4 होगा। चूहा जो है, चूहा के अंदर जो लिंकेज वर्ग होगा वो कितना होगा, 21 होगा। अर्थात कहने का मतलब इसमें क्रोमोसोम का संख्या कितना होता होगा, 42 होता होगा। इसलिए इसके उसका आधा करेंगे तो लिंकेज वर्ग कितना है, 21 है। मक्का जो है इसमें क्रोमोसोम 20 होता है, इसमें लिंकेज वर्ग कितना होगा, 10 होगा। जीवाणु जो होता है इसमें लिंकेज वर्ग कितना होता है, 1 होता है। और मनुष्य जो होते हैं इसमें 2 प्रजाति, नर और मादा। नर में जो लिंकेज वर्ग होता है वो 24 होता है। 24 इसलिए क्योंकि मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम, नर में जो लिंग क्रोमोसोम होता है वो 2 अलग अलग होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, इसलिए लिंकेज वर्ग एक क्या हो गया है, अधिक है। और मादा जो है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए उसके अंदर जो लिंकेज वर्ग है वो कितना है, 23 है। तो मादा से एक लिंकेज वर्ग नर में अधिक इसलिए है क्योंकि नर के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मादा में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है। तो ये कुछ लिंकेज वर्ग हैं दिए हुए हैं, उसको निकालने का सीधा सा तरीका है कि जितना भी क्रोमोसोम किसी भी जीव का दिया हुआ रहेगा उसको क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। इसके बाद बाकी जो इसके आगे का चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे बाकी विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।